चंद्रवंश की अर्थव्यवस्था की अगर बात करें तो इसमें बेसिकली दो प्रमुख चीज़ें होती हैं। कौन कौन सी? सबसे मेन जो चीज़ होती है किसी भी अर्थव्यवस्था में वो होती है उसमें लगने वाले कर। क्यों? किसी भी राज्य के प्रमुख आय के स्रोत कर ही होते हैं, प्रमुख आय स्रोत। और दूसरा होता है उस राज्य की भूमि। भूमि से मतलब है कि इस पार्ट में जो हम स्टडी करने वाले हैं कि भूमि की पैमाइश किस तरह से की जाती थी। अगर भूमि का कुछ पर्टिकुलर कैटेगरी या श्रेणी में विभाजन होता था उसको क्या कहते थे, और भूमि के जो अधिकार हैं उससे रिलेटेड जो कुछ क्वेश्चंस उठते हैं उन पे बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं हम करों की। तो चंद्रवंश में 36 प्रकार के कर होते थे। पहला पॉइंट, इसमें 36 प्रकार के जो कर होते थे, क्योंकि 36 के आधार पर ही इसको एक नाम दिया गया है छत्तीसी। छत्तीसी से साफ पता चल रहा है चंद्रवंश में 36 प्रकार के कर होते थे। ठीक। दूसरा पॉइंट, ये उपज का छठवां भाग कर के रूप में लेते थे चंद्रवंश के शासक, उपज का छठवां भाग। इससे क्या मतलब है कि जितना भी अनाज प्रोड्यूस हुआ है उसको 6 बराबर भागों में बांट लो, मतलब 1 2 3 4 5 6, और 6 में से एक हिस्सा किसको जाता था? राजा को। तो ये हो गया छठवां भाग, और इसको कहते थे गल्ला छहाड़ा। छाड़ा मतलब 6, ये 6 से रिलेट कर रहा है। तो गल्ला छाड़ा मतलब उपज का वो छठवां भाग जो कृषक या भूमि जिनके अधीन होती थी वो कर के रूप में राजा को देते थे, उसको कहते थे गल्ला छाड़ा। तो ये क्या था? एक तरह का कर था उपज का। ठीक है। तीसरा पॉइंट, अब हम बात करेंगे उन कुछ प्रमुख करों की जिनके बारे में हमें पता होना चाहिए। प्रमुख करों में सबसे पहले आता है सिरती कर। वैसे तो बहुत सारे 36 प्रकार के कर थे, तो 36 प्रकार के कर याद रखना तो मुश्किल है हमारे लिए, लेकिन जो हमें लग रहा है कि आ सकते हैं एग्जाम में उनकी हम बात कर लेते हैं। सिरती, सिरती से मतलब है ये किस पर लगता था? ये बेसिकली भाबर रीजन, भाबर और तराई मैदानी क्षेत्र की तरफ रीजन होते हैं ना, भाबर और भोटिया जो व्यापारी होते थे उनसे ये कर लिया जाता था। कौन सा? सिरती कर। तो ये बेसिकली क्या है? सिरती कर है। ठीक है। करों की बात करूँ तो बार बार कर नहीं लिखूंगा मैं। तो एक हो गया सिरती कर। दूसरा जो कर है वो है रखिया कर। रखिया कर, रखिया से रिलेट करो राखी, इसको राखी ढंग से लिखते हैं, मतलब साफ है। अब ये किस उद्देश्य से क्या सिस्टम था लगाने का पता नहीं। ये कर लिया जाता था अगर कोई जनेऊ संस्कार कराता है तो उसको ये कर देना पड़ता था रखिया के नाम से, या फिर रक्षाबंधन कोई सेलिब्रेट करता है या रक्षाबंधन के नाम पे ये कर लिया जाता था। तो ये रखिया कर हो गया। फिर अगले कर की हम बात करते हैं। एक कर का नाम आता है कटक। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। तो कटक क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये लिया जाता था सेना के लिए। तो बेसिकली ये सेना कर होता था। ठीक है। नेक्स्ट, अभी थोड़े से फैक्चुअल है क्योंकि बहुत ज़्यादा इसमें कंसेप्ट तो है नहीं समझने का, तो आपको रिवाइज करने पड़ेंगे बार बार या फिर सुनते रहना। ठीक है। और लेक्चर की स्पीड 1.5x पे कर लेना, बढ़ा लेना स्पीड, क्योंकि बीच में गैप भी आ रहा है तो उससे आपका टाइम बचेगा। कटक के बाद अगला जो कर है वो है कूद। कूद क्यों इंपॉर्टेंट है? इसके इंपॉर्टेंस का रीज़न है कि अगर कोई नगद में कर नहीं दे पाए तो नगद के बदले वो अनाज दे सकता है। तो नगद के बदले जो अनाज देता था उसको हम कहते थे कूद कर। आगे बात समझ में? ठीक है। तो ये होता था कूद कर, अनाज या अन्न देने वाला। इसके बाद एक जो कर आता है, वैसे तो बहुत सारे कर हैं, उनकी तो हमें याद रखना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, लेकिन एक और रख सकते हैं। एक आता था मांगा कर। मांगा है यहाँ, मांगा कर। मांगा कर से नहीं लग रहा है कि ये मांगा जाता होगा। कब मांगा जाता होगा? ये राजा और शासक तब मांगता था जब आपात की स्थिति होती थी, या फिर युद्ध हुआ और युद्ध में बहुत बड़े लेवल पे आर्थिक नुकसान हुआ और राजकोष खाली हो गया, तो उसको भरने के लिए मांगा कर नाम से एक कर लिया जाता था। इतनी बात समझ में आ गई? तो मेरे हिसाब से ये कुछ कर हैं। कुछ कर कॉमन आएंगे, उनमें आप जनरल गैस कर सकते हो। जैसे अगर आपसे पूछा जाए भेंट कर क्या है, तो भेंट का मतलब क्या होता है? राजा या राजकुमार को या किसी भी राज दरबारी को जो भेंट के रूप में दिया गया होगा वो भेंट कर हो जाएगा। ऐसे ही एक दस्तूर आता है। दस्तूर, ये भी एक तरह से क्या है? उपहार के रूप में है, उपहार या भेंट के रूप में। ठीक है। तो ये दस्तूर का मतलब होता था कि जब कोई भी कृषक या कोई भी भूमि अधिकारी अनाज को दस्तूर के रूप में या फिर एक उपहार के रूप में या नजराने के रूप में राजा को देता था, अनाज एक उपहार या नजराने के रूप में राजा को दिया जाए तो उसको बोलते थे दस्तूर। और भेंट का तो मतलब ये है उपहार स्वरूप
उपहार स्वरूप, इसमें कोई ज़बरदस्ती नहीं है, मैंडेटरी नहीं होते थे ये, ठीक है, नाम से ही समझ में आ रहा है इतना तो, ठीक। एक और आता था न्याय पाने के लिए, तो उसको कहते हैं न्यो बलि कर, तो इसको भी आप गैस कर सकते हो जनरली। अगर आपसे पूछा जाता है न्यो बलि कर चंद्रवंश में किस के लिए लिया जाता था, तो न्यो से लिंक कर दो न्याय, न्याय के लिए लिया जाता था न्यो बलि कर, ठीक। ऐसे एक देवता की पूजा के लिए भी कर लिया जाता था, उसको भी आप आराम से लिंक कर सकते हो, उसका नाम था रोल्य देवल्या कर। तो देवल्या से आ गया देव, तो देवता की पूजा के लिए कोई भी कर लिया जाएगा तो उसको क्या बोलेंगे, रोल्य देवल्या कर, ठीक है। कुत्तों के भी सबसे इंटरेस्टिंग पॉइंट क्या है, कुत्तों के लिए भी एक कर वसूला जाता था चंद्रवंश में, जिसको बोला जाता है कुकर यालो कर, कुकर यालो कर। तो कुकर का मतलब ही क्या होता है, कुत्ता, ठीक। इसका मतलब क्या है, कुत्तों के लिए जो वसूला जाता था उसको बोलते थे कुकर यालो। अब ये ऐसा नहीं कि गली वली किसी भी कुत्तों के लिए वसूला जाता हो, बेसिकली राज में, या हम कह सकते हैं राजकीय जो कुत्ते होते थे, राजकीय कुत्ते, ठीक है। कुत्तों का मतलब ये मत समझ जाना कि गली में जो कुत्ते हैं उनके लिए राजकीय, नहीं नहीं नहीं, ठीक है। तो राजकीय कुत्तों के लिए कुकरयालो कर भी लिया जाता था, तो ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, ये भी याद रखना। तो ये तो ही कुछ करों की बात में। सबसे मेन जो आपको याद रखना है क्या, ऊपर जो हमने बात की है, एक तो छल्ला, क्या सॉरी छल्ला नहीं, गल्ला छहाड़ा, इसको थोड़ा सा ढंग से कर देते हैं, गल्ला छहाड़ा, इसको याद रखना है। गल्ला छहाड़ा क्या था, उपज का छठवां हिस्सा। एक 36 कर का मतलब क्या है कि 36 प्रकार के कर, किसमें, चंद्रवंश के शासनकाल में। आगे बात समझ में, तो ये चीज़ें अच्छे से याद रखना है। और 36 प्रकार के कर थे, ये तो याद रह जाएंगे आपको 36 है। अब भूमि से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स उनकी बात कर लेते हैं। जैसे पहले कुछ बात करते हैं कुछ टर्म्स की, जिसमें हम बात करेंगे जैसे थातवान, और इसके अलावा खायकर और सिरतान। तो इनके नाम से आपको लग रहा होगा कि खायकर एक तरह का कर है, बट ये बेसिकली भूमि पर कार्य करने वाले व्यक्ति थे। थातवान कौन होते थे, थातवान मतलब वो भूमि अधिकारी होते थे जिनको राजा द्वारा भूमि दी जाती थी। राजा खुद जिनको भूमि देता था, राजा द्वारा भूमि दी जाती थी। अब राजा किसको भूमि देगा, या तो ब्राह्मणों को देगा, ठीक है, या फिर सेना में अधिकारियों को, या फिर दरबारियों को, ठीक है। तो थातवान बेसिकली वो ब्राह्मण, सेना या दरबारी या अधिकारी होते थे जिनको राजा खुद भूमि देता था, चाहे वो बेसिकली चाहे क्या, मतलब सैलरी के बदले ही दिया जाता ही होगी, और ब्राह्मणों को तो बेसिकली दान दी जाती होगी, ठीक। तो थातवान समझ में आ गया। थात का मतलब होता है भूमि, और थातवान मतलब भूमि अधिकारी। खायकर वो होते थे जो भूमि पर अधिकार रखते थे। अधिकार का मतलब क्या है, जैसे मान लिया ब्राह्मण, सेना या थातवान को जो भूमि दी गई, अब ये खुद तो खेती करेंगे नहीं, ये क्या कर देते थे, फर्दर अपनी ज़मीन ट्रांसफ़र कर देते थे, और जो जिसके अधिकार में या कुछ समय के लिए जिनके अधिकार में रहती थी भूमि, उनको बोलते थे खायकर। आ रही बात समझ में। तो खायकर भी क्या होते थे, एक तरह से हम कह सकते हैं भूमि कृषक कह सकते हो, क्योंकि ये खेती करते थे। अब उनको खेती के लिए हो सकता है ये खुद ना करके मजदूर जो करवाते हों, तो ये भी हो सकता है। तो खायकर मतलब समझ जाओ आप क्या है, एक तरह से भूमि अधिकारी ही होते थे या भूमि कृषक होते थे, ठीक है। बस पॉइंट क्या याद रखना है कि जो खायकर होते थे इनके पास ऑप्शन होता था कि ये जो टैक्स है या जो उपज का जो आय है जिसकी भूमि इन्होंने ली है, वो उसको नगद में भी दे सकते हैं और अनाज के रूप में भी दे सकते थे। वहीं पे सिरतान बेसिकली जो कर के रूप में कहो या आय जो देते थे, जिनसे भूमि लेते थे, वो सिर्फ और सिर्फ नगद के रूप में देते थे। तो सिरतान का मतलब क्या हुआ कि वो भूमि कृषक जो कर को नगद के रूप में देते हों उनको बोलते थे सिरतान। अब हो सकता है ये अस्थायी हो, इसलिए उनको बोला गया कि भैया तुम नगद दोगे, ठीक है। तो ये भी हो, मतलब कहीं ना कहीं मैंने पढ़ा था हिस्ट्री में कि जो अस्थायी कृषक होते थे उनको सिरतान कहते थे, और वो जो कर देते थे वो नगद के रूप में देते थे। खायकर के पास ऑप्शन होता था कि अगर उनके पास नगद नहीं है, मतलब मुद्रा नहीं है, तो वो उस मुद्रा के बराबर अनाज भी दे सकते हैं। ये तो हो गई उनकी बात, किसकी, कुछ व्यक्तियों की, अधिकारियों की कह सकते हो आप। अब इसके बाद बात आती है भूमि पैमाइश कैसे की जाती थी। भूमि पैमाइश, तो भूमि पैमाइश की जब हम बात करते हैं ना, तो इसमें पैमाइश में एक चीज़ आती है कि भूमि पैमाइश यहाँ पे जो होती थी वो होती थी कितना अनाज वहाँ पे उगता है, ठीक है। तो अनाज की मात्रा के सापेक्ष में होती थी। जैसे कहा जाता था अगर 10 कुंतल अनाज बोला गया है तो इसका मतलब है एक नाली ज़मीन, और नाली की जगह कई बार ज्यूला भी यूज़ होता है। एक ज्यूला एक नाली का मतलब है 10 कुंतल अनाज के बराबर,
ठीक, फिर एक टर्म आता है अधाली। अधाली का मतलब हो गया 15 किलो, लगभग 15 किलो अनाज के बराबर। ठीक, इसके बाद आता था एक मसा। मसा का मतलब होता था 1.95 किलो के बराबर। तो ये भूमि पैमाइश की कुछ इकाइयाँ थीं जिससे हमें अंदाज़ा लगता था कि कितना कर लेना है और कितना अनाज उत्पादित हो रहा है भूमि में। ये हो गया। इसके अलावा इकोनॉमी में लगभग कवर हो गया। अब कुछ जनरल टर्म है, एक दो बचे हैं, बाकी लेक्चर में नहीं हो पाए, उनको हम कवर कर लेते हैं। जैसे एक टर्म है, एक नाम आता है हर्षदेव जोशी जी का। हर्षदेव जोशी, हर्षदेव जोशी के बारे में कहा जाता है, और कहता कौन है? राहुल सांकृत्यायन। हर्षदेव जोशी को कौन? ये राहुल सांकृत्यायन, इनको कुमाऊं का किंग मेकर कहा गया है। ये ध्यान रखना, कुमाऊं का किंग मेकर। आप याद करो कि इन्हें एक किसी और लेक्चर में हमने इनका जिक्र किया था। ये दरबारी थे, प्रमुख दरबारी हर्षदेव जोशी या हरिक जोशी, ठीक है, जिन्होंने दीवान के पद संभाला था। तो इनको कुमाऊं का किंग मेकर किसने कहा है? राहुल सांकृत्यायन। ठीक, इन्होंने बोला है हर्षदेव जोशी को कुमाऊं का किंग मेकर। तो ये पॉइंट एक छूट गया था, इसको हमने कवर कर लिया इसमें फिलहाल। और अगर कुछ छूटा होगा तो हम जब इसके PYQ या लास्ट के क्वेश्चंस करेंगे ना, तो उसमें कवर कर देंगे। फिलहाल इकोनॉमी में इतना ही। अब मुलाकात होगी अगले लेक्चर में।